R36S एक ऐसा डिवाइस जिसमें निंटेंडो कैपकॉम की आर्केड गेम से लेके प्ले स्टेशन की GTA असैसिन्स क्रीड तक सब गेम्स चलती हैं। पर ऐसा मैं नहीं कह रहा, YouTube पे सब लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या ये डिवाइस सही में किसी काम का है? जिसमें दो मॉडल आते हैं, R35 और R36। R36 लेटेस्ट मॉडल है जो अप्रैल 2024 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके लाइनअप में एक PSP जैसा दिखने वाला लंबे वाला मॉडल भी आया था, बट आई डोंट थिंक कि वो मॉडल इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और ये वाले जितने भी मॉडल्स हैं सब एम्बरनिक के क्लोन्स हैं, जो कि R36 से थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आता है और है दोनों के दोनों ही चाइना की पैदाइश। इस टाइम ये R36 सबसे इजीली अवेलेबल भी है, इनका लेटेस्ट मॉडल भी है एंड प्राइस रेंज में भी थोड़ा डिसेंट सा पड़ जाता है, इसीलिए मैंने इसको खरीदा। और डब्बा खोलने के बाद पर ही कंसोल पड़ा था, जैसे ही डब्बे की वो ट्रे सी उठाते हैं उसके नीचे से एक चार्जिंग केबल निकली, एक ग्लास गार्ड और उसके साथ साफ करने वाले वाइप्स वगैरह थे। तो सबसे पहले ध्यान पड़ा इसकी 3.5 इंचेस की 640x480 वाली स्क्रीन के ऊपर। उसी के नीचे स्पीकर ग्रिल्स दी हुई हैं और गेम पैड के बटन्स की फीलिंग काफी अच्छी है और रबर कोटेड जॉयस्टिक है जिसमें L3 और R3 के बटन्स भी हैं, पर इनका कोई काम है आगे पता चलिए ना जाएगा। बैक पे इसके वही L2 R2 वाले बटन्स हैं जिसकी फुल टैक्टाइल एंड क्लिकी सी फील है। बाय गॉड, इनको टेस्ट करने के लिए मैं बड़ा ही एक्साइटेड था कि भाई इनकी प्लेसमेंट ऑड है, इनका कोई काम है क्या नहीं है। लेफ्ट साइड पे ऑन ऑफ और रीसेट का बटन, राइट साइड पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन। इसकी फुल बॉडी प्लास्टिक की है, बट यार कोई हल्की प्लास्टिक नहीं लगती, काफी अच्छी खासी सॉलिड प्लास्टिक है, बिल्कुल भी चीप फीलिंग तो नहीं आती। और अगर मैं डिवाइस का साइज बताऊं तो ऑलमोस्ट मोबाइल के जितना, एंड फुल पॉकेट वगैरह में डाल के आराम से अपने साथ ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो इसके साथ। और किसी भी तरह से बेंड वगैरह कहीं नहीं होता, क्योंकि वो तो मैंने बता ही दिया है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। और इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है विद 1GB रैम और वाईफाई एंड ब्लूटूथ की सपोर्ट भी मिलती है। बट ये सब इंफॉर्मेशन को इग्नोर करो क्योंकि कोई यूजफुल नहीं है आपके लिए। लेकिन गेम में खेलने के लिए चार्ज तो करना पड़ेगा ना। तो इसमें दो C टाइप पोर्ट मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ DC वाले पोर्ट से चार्ज होता है, वो भी एक 5 वॉट के चार्जर के साथ। और उसके साथ ऑक्स पोर्ट है ईयरबड्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए। उसके साथ एक C टाइप और है जिसके साथ आप अपनी पेन ड्राइव वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, पर बेसिकली ये पोर्ट यूजलेस। इस डिवाइस में दो मेमोरी कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं, एक के अंदर सॉफ्टवेयर होता है और दूसरे के अंदर गेम्स। ऐसे मेमोरी कार्ड मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं, कोई ब्रांड नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई साहब फुल देसी या मैं कहूं चाइनीज। जैसे इसको ऑन करते हैं ध्यान पड़ता है इसकी ब्राइट स्क्रीन के ऊपर, जो कि एक IPS डिस्प्ले है, जिसका मतलब इसके व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड रियली इसके एंगल्स बहुत जबरदस्त है, ऑलमोस्ट नो कलर लॉस मिलता है साइड वाले एंगल से। एंड स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी भी काफी अच्छी खासी है, कोई ऐसा बेंडिंग वगैरह से नहीं दिखती। एंड स्क्रीन बाय गॉड सुपर ब्राइट है। आउटडोर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट इंडोर्स में आपको डेफिनेटली ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है, जो कि आपको कंसोल ऑन करने के बाद हर बार कम करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं करता। और स्क्रीन के कलर्स भी ठीक है, कोई ऐसा फेडिंग भी नहीं फील होती, पर जो स्क्रीन है ना वो बहुत ओवरली वाइब्रेंट फील होती है। पर ये पुरानी गेमों के अंदर वो ओवरली वाइब्रेंट स्क्रीन अच्छी लगती है। ओवरऑल बताऊं तो स्क्रीन से तो भाई मैं एक बारी के लिए इंप्रेस हूं। जैसे UI में सर्फिंग करते हैं, हर कंसोल के कंट्रोलर की और उसके फेमस गेम की फोटो लगाई हुई है। जैसे निंटेंडो में मारियो हो गया, ऐसे ऐसे सिलेक्ट और स्टार्ट बटन इकट्ठे दबाने के बाद अब सेटिंग्स में पहुंचोगे, जहां से आप UI को अपनी मर्जी के साथ कस्टम भी कर सकते हो कि आपको ईयर बेस्ड चाहिए, गेम बेस्ड चाहिए, कैसे चाहिए। मतलब अच्छा UI बनाने की कोशिश की हुई है। आप गेम को पॉज भी कर सकते हो और वही दोनों बटन्स दबा के आप किसी गेम को एग्जिट कर सकते हो। मैं आपको 1998 से लेके 2004 तक की सब गेम्स मिलती हैं, जितनी लॉन्च हुई थी, जिस कंसोल पे लॉन्च हुई थी सब। जिन गेम्स का टोटल नंबर 15,000 से ज्यादा गिनती में आता है। 1990 के अराउंड आर्केड मशीन्स होती थी जिसपे लोग जाके गेमिंग करते थे। इसमें वही कैपकॉम मशीन की 1, 2, 3 मेमे की गेम, जैसे कि मॉर्टल कॉम्बैट होगी, पैकमैन होगी, निंजा टर्टल होगी, ये वाली गेम्स मिल जाती हैं। उस टाइम पे लॉन्च हुए निंटेंडो के कंसोल्स जैसे गेम बॉय, निंटेंडो DS, जिसमें आपको मारियो के अलग अलग कैटेगरीज, पोकेमॉन, रेमैन, स्पाइडरमैन 2 सब मिल जाती हैं। पर मेरे लिए मेरी चाइल्डहुड गेम्स इस कंसोल में थी सेगा का गेम ड्राइव, जिसमें कॉन्ट्रा, बॉम्बरमैन, किंग कॉन्ग, टॉम एंड जेरी जैसी गेम्स थी। और सोनी के प्ले स्टेशन में क्रैश बैंडिकूट वगैरह, एंड PSP के अंदर GTA और असैसिन्स क्रीड। आई थिंक आप उसी के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगे। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस में 2 सेकंड में बताता हूँ। उससे पहले बताता हूँ कि ये जो 15,000 गेम्स है ना, उसके अंदर गेम्स रिपीट होती हैं। असली के अंदर सिर्फ 200-300 गेम्स हैं जो असली में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो और जो असली में खेलने वाली हैं। उन 200-300 गेम्स में से सबसे पहले
मैंने जीटी और असैसिन्स क्रीड ही खेल के देखी, और जैसे ही मैंने वाई सिटी चलाई तो मैंने देखा ये असली वाली वाई सिटी जो टॉमी वाली है वो है ही नहीं है, ये वाई सिटी का छोटे वाला वर्जन है, और असैसिन्स क्रीड के साथ भी सेम ही सीन है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, गेम तो खेल के देखें। पर ये दोनों ही गेम्स खेल के मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। पहली चीज, ये दोनों गेम्स लैगी तो फील होती हैं भाई कंसोल में, मतलब हाँ आप खेल सकते हो, प्लेबल है, पर वो यार मेरे को ना फीलिंग्स ही नहीं आई। सेकंड, ये वाली गेम 16:9 के ऊपर बनी हुई है, तो जो स्क्रीन पहले ही इतनी छोटी है वो इस गेमों के अंदर और छोटी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर से ब्लैक स्क्रीन आती है। तो भाई आंखें गड़ा गड़ा के खेलने वाली बात है, और आजकल के फोनों में इतनी बड़ी स्क्रीनें आ रही हैं, तो इतनी छोटी स्क्रीन पे क्यों खेलोगे आप ये गेम यार। पर इसको एक बार साइड पे करो यार। असली रेट्रो गेम्स मारियो, कॉन्ट्रा, मॉर्टल कॉम्बैट, इनका एक्सपीरियंस बताता हूँ। इन गेम्स को जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हैं तो काफी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि जॉयस्टिक पे रबर कोटिंग है, और अगर हैंड्स पे स्वेटिंग वगैरह भी आती है तो जॉयस्टिक स्लिप वगैरह नहीं करती, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है, कोई ड्रिफ्ट वगैरह नहीं फील होती। रेट्रो गेम्स में आप जॉयस्टिक या गेम पैड दोनों में से कुछ भी यूज करते हो, दोनों चलते हैं। एंड मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर एक वाइब्रेंट सी स्क्रीन आती है, तो वही जब रेट्रो गेम्स चलाते हैं तो वो पंची सी फीलिंग ना बड़ी मजेदार सी वाइब दे देती है, एंड फुल कलरफुल सा दिखता है। जैसे कॉन्ट्रा का वो ग्रीन कलर, मॉर्टल कॉम्बैट्स के कलर, वो काफी अच्छा पंची सी फीलिंग आ जाती है। इन गेम्स में फुल स्क्रीन यूटिलाइज होती है, क्योंकि इसकी स्क्रीन रेशोज पुराने CTR टीवी वाली स्क्रीन रेशोज हैं, तो वो फुल एज टू एज ऑप्टिमाइजेशन फील होती है स्क्रीन की। जो इसके पीछे मिलने वाले बटन्स हैं वो बाय गॉड यूज ही नहीं होते हैं किसी गेम में, क्योंकि लेट्स बी रियल यार, उस टाइम की गेम्स थी तब ये L1 R2 वाली तो चीजें ही नहीं आती थी। सिर्फ एक गेम सेगा की क्रेजी टैक्सी, उसमें इसका यूज हुआ है, एंड उसमें भी ऑकवर्ड फीलिंग तो है भाई साहब। पर ओवरऑल रेट्रो गेम्स खेल के मुझे थोड़ा मजा आया, क्योंकि इसकी ऑडियो भी काफी अच्छी खासी ऊंची है, पर आवाज जब बढ़ाते हैं ना, आई डोंट नो व्हाई, कोई साइन ही नहीं आता कि आवाज बढ़ रही है। पर अगर सच्ची बात बताऊं तो ऑडियो से इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मारियो कौन सा बोलता है। लेकिन जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है बैटरी बैकअप, एंड इसमें एक 32 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि चार्ज होने में भाई साहब 1.5 से 2 घंटे लगा देती है। एक बारी को तो मैं ऐसे होगा था, चार्ज हो भी रही है ये। इससे मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 4 से 5 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप मिल गया था। पर जब इसकी 10-12% बैटरी रह जाती है तो ये डिवाइस ठीक से काम करना ही बंद हो जाता है। लाइक कभी गेम खोलता है, कभी नहीं खोलता, कभी ऑन ही नहीं होता, कभी लैग होने लग जाता है। बट अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि अगर बाय चांस आपको जौन सी गेम खेलनी है वो इस कंसोल में ना हो तो कुछ नहीं है, इंटरनेट से रोम डाउनलोड करो, इसके गेम्स वाले मेमोरी कार्ड के अंदर कॉपी कर दो और डन, आपकी गेम इंस्टॉल हो गई है। बाकी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हो। पर अब बारी है मेरी फेवरेट चीज बताने की, इसके कॉन्स। एंड भाई भर भर के कॉन्स है इसमें। सबसे पहली चीज तो ये कि फोन वाले 20 वॉट के चार्जर से चार्ज ही नहीं होता, इसको अलग से एक 5 वॉट का छोटा चार्जर चाहिए। नंबर 2, इसके अंदर SD कार्ड इतना ही ज्यादा देसी यूज करा हुआ है कि वो कभी भी क्रैश हो सकता है, एंड बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। सो इट इज बेटर, अगर आपको ये डिवाइस रियली में यूज करना है, इसके SD कार्ड को क्लोन करके नए ब्रांडेड वाले SD कार्ड में ट्रांसफर कर लो, जो कि मेरे को गगन भैया ने बताया था, जिनका रेट्रोपॉड इंस्टाग्राम पेज भी है। इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला बटन है, FN वाला है, वो कोई काम नहीं आता भाई साहब, और वहीं से रियलाइज होता है कि ये चाइना का प्रोडक्ट है भाई साहब। फुल ऑप्टिमाइजेशन तो दे दो। एक ArcOS नाम का सॉफ्टवेयर आता है इसका, जो इसके लिए काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। बट लेट्स बी रियल, कौन ही चेंज करने वाला। आजकल मोबाइलों की इतनी बड़ी स्क्रीन होगी तो इसके अंदर स्क्रीन तो थोड़ी छोटी फील होती है, बट वो कंट्रोलर वाले फील के साथ ना थोड़ी एडजस्टमेंट सी हो जाती है। और जब भी कोई गेम खेलते हैं ना, वो डबल बटन दबा के गेम से बाहर आते हैं, तो हर बारी पता नहीं क्यों गॉड ऑफ वॉर का साइन आ जाता है, जिस वजह से भाई बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको ना हम अपने किसी भी टीवी से कनेक्ट नहीं कर सकते। मेरे को समझ नहीं आया क्यों भाई साहब। आई मीन अगर ये टीवी से कनेक्ट हो जाता ना तो जेन्युइनली मजेदार आइटम थी। मैंने इसके साथ PS5 का कंट्रोलर भी कनेक्ट करके देखा, वायर टू वायर, एंड नहीं कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हो जाता तो सही चीज थी भाई, कंट्रोलर से बैठ के खेल लो। और मार्केट में इसकी कोई भी एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है, पर आप एक एक्सटर्नल HDD का केस लेके इसको उसमें रख सकते हो। एंड आई डोंट थिंक अगर ग्लास गार्ड आपका एक बारी टूट गया या खो गया तो दोबारा आपको नया इसका ग्लास गार्ड मिलेगा। और इसी 4-5 हजार की रेंज में आपको PSP भी मिल जाती है। तो अब इसको ले या PSP को ले, तो भाई इसमें PSP की गेम्स चलती तो है पर खेलने में मजा नहीं आता, और PSP में इसके वाली गेम्स चलती नहीं है। तो भाई देखो, अगर तो आप इस चीज में अट्रैक्टेड हो कि आपको GTA, गॉड ऑफ वॉर, असैसिन्स क्रीड जैसी गेम्स खेलनी है, फिर तो आपकी सोच बहुत गलत है भाई, क्योंकि इसके अंदर मजा ही नहीं आता, थोड़ा लैगी सा एक्सपीरियंस है, छोटी सी स्क्रीन है। इससे बढ़िया PSP ले लो, बढ़िया बढ़िया गेमें भी खेलोगे, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी आएगी, फुल लवली माहौल बन जाएगा। और अगर ये किसी छोटे बच्चे को गिफ्ट करने का सोच रहे हो तो उस केस में भी मैं रिकमेंड नहीं करता। वैसे तो उस केस में मैं PSP को भी रिकमेंड नहीं करता। ये वाली वीडियो देख लेना,
ना पता लग जाएगा क्यों। बट इसको मैं इसीलिए नहीं रिकमेंड करता क्योंकि पहली चीज इसमें स्क्रीन बहुत छोटी है एंड दूसरी चीज ये टीवी के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो भाई बच्चों को इतनी निगाह लगाने वाली चीज तो देनी नहीं चाहिए। बट अगर आप एक मैच्योर बंदे हो और पुरानी गेम्स खेलना पसंद करते हो, मोबाइल में एमुलेटर डाल के पंगे पुंगे लेके पुरानी गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ट्रैवलिंग में एक अच्छा खासा गेमिंग बड़ी चाहिए, या फिर वैसे भी आपको अपने बचपन की मेमोरीज रीलिव करनी है, इस कंडीशन के अंदर 4000 लगाना टोटली वर्थ है। निंटेंडो, सेगा, कैपकॉम, प्लेबॉय सब नॉस्टैल्जिक कंसोल्स की गेम्स हैं। ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है कि जौन सी गेम आपको खेलनी है वो इस कंसोल में ना हो। तो आपने इस वीडियो के बाद R36S को लेने का प्लान बना लिया या ड्रॉप कर दिया? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।